फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में। तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है? जब दो न्यूरॉन्स के बीच में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। अब मैं इसको डेफिनेशन के साथ आपको बता देती हूँ। तो द सो जो इसकी डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम अ प्री सिनेप्टिक टू द पोस्ट सिनेप्टिक बाय मीनिंग द ह्यूमरल एजेंट्स। तो जो हमारी न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि प्री सिनेप्टिक में जो वेसिकल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बाद जब वो फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक जो उसके बाद जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी सरफेस पे जाके लग जाता है। अब मैं इसको डायग्राम के जो आपको बताना चाहती हूँ। देखो, इसको समझने से पहले आपको एक न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्री सिनेप्टिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल। तो जो हमारा एक्सोनल टर्मिनल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक्सोनल टर्मिनल है, ठीक है। ये एक्सोनल टर्मिनल है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। तो प्री सिनेप्टिक पास क्या होता है हमारे पास, उसके बाद होती है वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेसिकल्स, पोजी वेसिकल्स है, उसके अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। अभी न्यूरो ट्रांसमीटर इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। अभी सिंथेसाइज होकर के जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर कब रिलीज होगा, ठीक है। अब इसके रिलीज होने के लिए इसको एक स्टिमुलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब तक ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो सकता। तो जब एक बार ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उस स्टिमुलेशन को आगे बढ़ाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स में क्या होगा, एक तरीके से इम्पल्स जनरेशन होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे न्यूरॉन्स भी है, ठीक है। मान लो एक न्यूरॉन एक और भी है, ये न्यूरॉन है, इसके न्यूरॉन की सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब जब ये न्यूरॉन्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये रिलीज होंगे तो ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो मैं बना रही हूँ ना डेंड्राइट्स है, अब इसको डेंड्राइट्स मान लो, ठीक है। डेंड्राइट्स है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक हो गया। अब हमारे पास एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। एक्सोन्स में क्या चलता है इस टाइम पे, तो एक्सोन्स में जब आपके पास स्टिमुलेशन आया तो इम्पल्स जनरेट हो गया। अब कैसे हो गया, देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये हमारा एक्सोन है, ठीक है, इसको एक्सोन मान लो। अब इस एक्सोन में क्या होता है, हमारे पास अंदर -70 क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। माइनस जो चार्ज है -70 ये अंदर होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाहर होता है। और ये किस वजह से होता है, ये होता है पोटेशियम की वजह से, होता है सोडियम की वजह से। अब देखो हमारे पास जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे जो इंट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर जो होते हैं हमारे पास पोटेशियम एग्जाम्पल है। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम और क्लोराइड होते हैं और कैल्शियम होता है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर बाहर से डालते हैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि ये बॉडी के बाहर से आ रहे हैं। और कैल्शियम हमारे कैल्शियम भी क्या होता है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और NaCl का भी इकट्ठा याद रख लो, ठीक है, कि ये बॉडी के बाहर से आता है। अब जब इम्पल्स जनरेट हुई तो ये जो सोडियम है, ठीक है, जो सोडियम है ये अंदर आना शुरू होगा। अब जब ये सोडियम अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, माइनस की जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बाहर जब ये पोटेशियम बाहर जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो जब अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये 70 से -70 से ये +30 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, +30 पे चार्ज पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ में शो करती हूँ। देखो ग्राफ में क्या है, जैसे मान लो हमारे पास पहले क्या हुआ था, देखो ये सपोज ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या था कि देखो पहले हमारे पास कितना था, -70 MV। तो -70 आप मान लो यहाँ पे, ठीक है, -70 MV। तो जब -70 MV, अब जब ये सोडियम जब एंटर अंदर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस करता करता कहाँ पे चला जाएगा, 30 तक चला जाएगा, पॉजिटिव यानी +30 तक चला जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ये बड़ा किस वजह से है, जब सोडियम अंदर आया तभी। तो ये सोडियम की कर्व हो गई, ठीक है, सोडियम की हो गई। और उसके बाद क्या होगा, बाहर हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है। अब सोडियम ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट में ही हमेशा बाहर रहेगा। तो जब सोडियम कम हो जाएगा बाहर, तो उसके बाद कैल्शियम काम करेगा। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम इसको एक बढ़ाता तो नहीं है लेकिन उसको गिरने भी नहीं देता,
तो जब कैल्शियम क्या करेगा, इसको एक तरह से आप बोल सकते हो इसको नीचे नहीं गिरने देगा। तो जो ये कर्व आ रही है कैल्शियम की वजह से आ रही है। अब कैल्शियम अंदर एंटर कर रहा है, जब सोडियम ने एंट्री अंदर बंद कर दी, मतलब बंद नहीं की, आप सोडियम का जो अमाउंट है वो कम हो गया बाहर, ठीक है। तो उस वजह से कैल्शियम क्या करेगा, अब कैल्शियम अपनी एंट्री अंदर करेगा। अब ये क्या करेगा, इस वाली जो कर्व है इसको ऊपर नहीं उठने देगा ना नीचे गिरने देगा, मेंटेन करके रखेगा इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इम्पल्स जनरेट हो गई, उसके बाद जो पोटेशियम है, पोटेशियम को क्या करना है, वापस अंदर आना है। अब जब पोटेशियम वापस अंदर आएगा तो ये दोबारा इससे कर्व क्या चल जाएगी, नीचे 70 पे, -70 पे चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आप बोल सकते हो टर्म्स है, आपको लर्न करनी होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है जैसे -70 है। अब -70 से जब ये +30 तक जाएगी, ठीक है। देखो जो +30 होता है ना, ये क्या होता है हमारे पास, ये थ्रेशोल्ड होता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं इसको, मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये क्या होता है, अब देखो मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि मान लो कोई भी आपको कुछ यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आपको इम्पल्स जनरेट करनी है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 30 MV तक तो आपको पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी शुरू होने के लिए आपको इतनी रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी आपको कुछ काम करना है तो आपको इतने चार्ज की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर वो इससे ऊपर जाएगा तो ही मतलब उसका काम बन सकेगा। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारी टर्म है डीपोलराइजेशन। अब जब ये ऊपर तक जाएगा, ये कब जब 70 सोडियम के ऊपर तक जाएगा तो उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। और जो हमारी सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद यहाँ पे जब ये दोबारा वापस नीचे गिर जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो ये वाली हमारी कर्व है रिपोलराइजेशन। और इसके बाद एक टर्म और भी होती है जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, देखो अभी तो आपने ये 70 तक था, मान लो अब जब पोटेशियम ये अंदर तक आ रहा है, ठीक है। अब ये वापस जब पोटेशियम अंदर आएगा तो ये -4 लेके आएगा। अब -4 से -70 तक पहुंच जाएगा ये। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है, जो ये चार्ज है ये -70 से भी नीचे चला जाता है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन ये कुछ कंडीशन में होता है, हर एक कंडीशन में नहीं होता ये। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। जब आपका चार्ज का अमाउंट -70 से नीचे गिर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो मैंने आपको इन तीनों को रिलेट करके बताया कि इसके अंदर जो हमारा था एक जोन के अंदर चल रहा था, अब इस जोन के थ्रू हमने एक ग्राफ फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो तीनों हमने कोरिलेट किए। अब देखो हमारी हो गई इम्पल्स जनरेट। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बना हुआ है, ठीक है। अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हम सपोज आपको अब स्टिमुलेशन मिल गई। अब इस स्टिमुलेशन के मिलने के बाद क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई। अब जब इम्पल्स जनरेट हुई उसके बाद इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आसपास उसके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स के। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स इस जो हमारी ये लेयर है ना, इस लेयर के पास जाके, जैसे अभी तो ये दूर दूर हैं, इस लेयर के पास जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वाले वेसिकल्स से यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएंगे, उसकी अब फ्यूज़ होना क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके पास जब कैल्शियम आया, अब कैल्शियम क्या करता है, देखो कैल्शियम में एक रोल यहाँ पे था कि इसने क्या किया था, इस ग्राफ को नीचे ना नीचे गिरने दिया था ना ऊपर जाने दिया था, मतलब मेंटेन करके रखा था। अब कैल्शियम का दूसरा काम क्या है कि इस वाली वेसिकल्स को बर्स्ट करा करके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर रिलीज कराएगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, उससे पहले कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, इन वेसिकल्स को इसके साथ फ्यूज़ कर देते हैं, इस मेम्ब्रेन के साथ, ताकि जब ये कैल्शियम इनको फ्यूज़ कराए, मतलब डिफ्यूज़ नहीं, मतलब आप बोल सकते हो जब ये वेसिकल्स बर्स्ट होंगे, इनके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो ये कैल्शियम जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये न्यूरॉन के अंदर रिलीज ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास, ये प्रोटीन्स इस लेयर के साथ इसको चिपका देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। और जब कैल्शियम क्या करता है, एक्ट करता है, तो ये जो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है रिसेप्टर्स।